पहले हम नहीं संभाल अब आप कह दीजिए अब नहीं माननीय सभापति जी, प्रश्न संख्या 1 माननीय डॉक्टर मान सिंह यादव जी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, जनपद कौशाम्बी के ब्लॉक चायल के ये नहीं जवाब पढ़ा हुआ मान लीजिए, पूरा पढ़ दें। नहीं जवाब तो पढ़ना ही पड़ता है। अवगत कराना है। जी हाँ, पहले जी हाँ पढ़िए। जी हाँ, अवगत कराना है शासनादेश संख्या 596 का /1/5/6/17 दिनांक 5/6/2017 के द्वारा प्रदेश में चिकित्सीय पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के दृष्टिगत विभाग द्वारा नए चिकित्सालयों की स्थापना की प्राथमिकता निर्धारित न कर निर्मित निर्माणाधीन चिकित्सालयों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक मानव वित्तीय संसाधनों की अभिवृद्धि हेतु समुचित कार्रवाई की प्राथमिकता निर्धारित की गई है। उक्त क्रम में प्रस्तुत निर्माण कार्य कराए जाने का औचित्य नहीं पाया गया, प्रश्न नहीं उठता। माननीय डॉक्टर मान सिंह जी। माननीय मंत्री, जो जितना अनुपूरक पूछे उतना ही बताइए। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं केवल एक बिंदु पर उत्तर चाहता था। ठीक है, पैरामेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो क्या जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं स्वास्थ्य की, क्या उनका दम घोट दिया जाएगा या ये पिछली सरकार का प्रकरण है? पैरामेडिकल कॉलेज कब बन रहा है ये बता दें महोदय। ये जो व्यवस्था कब की है ये बता दें। बताइए माननीय मंत्री। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वो नए एक चिकित्सालय के निर्माण के संबंध में है, और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य विभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। नए चिकित्सालय के निर्माण के बजाय हम पुराने जो चिकित्सालय हैं उनमें स्टाफ का प्रबंधन कर रहे हैं, उनमें हम नए स्टाफ को भर्ती कर रहे हैं। इसके साथ साथ
पैरामेडिकल के साथ साथ चिकित्सकों के भी स्टाफ को भर्ती कर रहे हैं, उपकरण संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। और जो ग्राम चौरीडीह का मामला है, इसके पास में जो चिकित्सालय हैं उनमें स्वास्थ्य की पूरी जांच की और डिलीवरी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। माननीय डॉक्टर मान सिंह जी। महोदय, जब सारी व्यवस्था उपलब्ध है तो फिर इस हॉस्पिटल का औचित्य ही क्या था? जब सारी व्यवस्था उपलब्ध नहीं हुआ, ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ डॉक्टर मान सिंह जी। ऐसे प्रतिनिधि आप कह रहे हैं अस्पताल का औचित्य क्या है? माननीय सभापति महोदय, अस्पताल का औचित्य तो है। आप माननीय मंत्री जी ने कहा कि पैरामेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहाँ अन्य सुविधाएं पैरेलल डेवलप कर दी गई हैं, तो फिर उस हॉस्पिटल का जो बन रहा है इसके क्या औचित्य? इसका मतलब ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, इसका कोई नहीं कोई दुरुपयोग नहीं है। अगर औचित्य है तभी बन रहा है ना। तो औचित्य तो उन्होंने माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि भाई इसके पैरेलल हम पूरा व्यवस्था किए हैं, जांच की और पैरामेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। तो मैं इसी बिंदु पर तो मेरा अब नहीं डॉक्टर मान सिंह जी, भाई सुविधाएं अगर किसी स्थान पर उपलब्ध है तो उन्होंने वो जानकारी दे दी है ना। तो अब आपको क्या कठिनाई है इसमें? मुझे ये कठिनाई है कि जो पौधा लगाया गया है उसका क्या हुआ? वो पौधा तो पनप रहा है। कहाँ पनप रहा है? अब उसी बात पर तो मेरा क्वेश्चन लगा हुआ है। मंत्री बताइए। सवाल है माननीय सदस्य का कि चौराडीह ब्लॉक चायल जनपद कौशाम्बी में 4 बेड का अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने हेतु माननीय संजय लाठर तत्कालीन नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश विधान परिषद का पत्र मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ है क्या? हमने कहा हाँ प्राप्त हुआ है। फिर आपने पूछा क्या कार्रवाई हुई, हमने बता दिया कि औचित्य नहीं पाया गया। अच्छा, और ये भी बता दिया कि आपकी जो चिंता है तो पास में जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें पूरी चिकित्सीय व्यवस्था हो रही है, वो आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, जनपद बस्ती में कुल 1 मेडिसिन चिकित्सक कार्यरत है और सर्जरी स्नातकोत्तर उपाधिधारी के कुल 5 चिकित्सक कार्यरत हैं, जिसमें से 1 CSC हरैया, 1 CSC रुधौली एवं 1 CSC साहूघाट, 1 जिला चिकित्सालय बस्ती तथा 1 जिला महिला चिकित्सालय बस्ती तथा 1 जिला महिला चिकित्सालय में NHF के अंतर्गत कार्यरत है। जनपद बस्ती में एनेस्थीसिया के कुल 6 चिकित्सक कार्यरत हैं, जिनमें मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती के अधीन 1, जिला चिकित्सालय बस्ती में 3 तथा जिला महिला चिकित्सालय बस्ती में 2 चिकित्सक कार्यरत हैं। रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कोई चिकित्सक कार्यरत नहीं है। गायनकोलॉजिस्ट के कुल 6 चिकित्सक कार्यरत हैं, जिनमें से मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती के अधीन 3 एवं जिला महिला चिकित्सालय बस्ती के अधीन 3 नियमित व 1 संविदा चिकित्सक कार्यरत हैं। विभाग में महिला व पुरुष चिकित्सकों का पृथक संवर्ग स्थापित नहीं है। जनपद बस्ती में स्थापित विभिन्न लेवल के 164 पदों के सापेक्ष कुल 118 चिकित्सक कार्यरत हैं। चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के हेतु नियमित चिकित्सकों के अतिरिक्त वॉक इन इंटरव्यू व NHM के कुल 16 चिकित्सक भी अतिरिक्त रूप से कार्यरत हैं। शासन के पत्र संख्या 1082/1 चिकित्सा 3-2022 दिनांक 10/6/2022 के द्वारा एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 स्तर 2 विभिन्न विशेषज्ञता में अग्रनीत किए गए कुल 2382 पदों को पुनर्विज्ञापित किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को पत्र प्रेषित किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनोपरांत चिकित्सकों की संस्तुति प्राप्त होने के पर आवश्यकता में चिकित्सकों की उपलब्धता अनुसार तैनाती की जाती है। उपरोक्ता अनुसार। माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी। सहमत हैं राजा साहब, लेकिन एक केवल यह निवेदन है कि माननीय उप मुख्यमंत्री ने बड़ी साफगोई से जवाब दिया है, स्वीकार किया है, लेकिन बस्ती मंडल भी है, जनपद भी है और एक भी रेडियोलॉजिस्ट वहाँ नहीं है जो उत्तर दिया माननीय मंत्री जी। अब प्रश्न यह आता है कि आखिरकार वहाँ उस जनपद में जो भी रेडियोलॉजिस्ट से संबंधित जो भी विधाएं होंगी वह कैसे संचालित हो रही होंगी। तो एक तो मेरी प्रार्थना है आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि वहाँ कोई रेडियोलॉजिस्ट पोस्ट करा दे, और दूसरा यह जो महिलाओं की कमी है वो महिला चिकित्सकों की भर्ती हो जाए, क्योंकि आधी आबादी वही है और वह जब उसका रेशियो देखा जाए, अनुपात देखा जाए महिला पुरुष डॉक्टरों का,
तो बहुत कम है। तो यह कोशिश हो, प्राथमिकता है, बड़ी अपेक्षाएं हैं समाज की, आम जनता की आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से कि वह कम से कम जरूर पूरा कराएंगे। और जो स्वीकार इन्होंने किया कि 2382 पद जो है हम आयोग से मांग किए हैं, तो वह भी जल्दी हो जाए। सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि वह जल्दी हो जाए। जल्दी की मंशा है, इसीलिए मांग की है उन्होंने। नहीं, मांग की है, लेकिन अब आवश्यकता है। जल्दी के लिए मांग की है, जल्दी के लिए नहीं मांग की, मांग की है। नहीं जल्दी, लेकिन वह जल्दी की मांग हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। माननीय सदस्य की चिंता से मैं सहमत हूँ। इसके अतिरिक्त चूंकि केवल इन्होंने प्रांतीय सेवा के चिकित्सकों बारे में पूछा था, लेकिन चूंकि बस्ती का मामला है तो पूरा विवरण मैं आपको सभापति महोदय के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सर, मैं जानता हूँ आप मेरे भाई नहीं, उन्होंने तो इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज बस्ती में बन रहा है वो कैली अस्पताल उसको बोलते हैं, वहाँ पर 50 चिकित्सक अतिरिक्त रूप से हैं और इसके अलावा इसमें 5 मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं और 4 सर्जरी के हैं। आपने जो रेडियोलॉजिस्ट की कहा है, हम उसको शीघ्र से शीघ्र करने का काम करेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 श्री भीमराव अम्बेडकर जी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 की 6 चिन्हित श्रेणियों एवं शहरी क्षेत्र की 11 चिन्हित कामगार श्रेणियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्रता सूची में सम्मिलित किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई राज्य पोषित योजना मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत अंत्योदय कार्ड धारक परिवार और श्रम विभाग में पंजीकृत भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार सम्मिलित हैं। पात्रता का निर्धारण आय वर्ग नहीं वरन सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऊपर वर्णित बिंदुओं पर आधारित है, न कि आय वर्ग के आधार पर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आच्छादित 1.73 करोड़ पात्र परिवारों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 1.16 करोड़ मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत अंत्योदय कार्ड धारक SECC 2011 से वंचित पात्र परिवार एवं श्रम विभाग में पंजीकृत भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार व अन्य अनुमन्य श्रेणियां लगभग 57 लाख में से अब तक 80,20,382 लाभार्थी परिवारों के 46.18% कार्ड बनाए जा चुके हैं। जनपद इटावा व औरैया में क्रमशः 1,30,131 लाभार्थी एवं 1,29,768 लाभार्थी आयुष्मान कार्ड धारक हैं। योजना अंतर्गत पूर्व से आयुष्मान कार्ड बनवाकर रखना अनिवार्य नहीं है। पात्र लाभार्थी इलाज के समय भर्ती के पूर्व आयुष्मान कार्ड बनवाकर लाभ ले सकते हैं। समय समय पर विशेष अभियान चलाकर लाभार्थियों के कार्ड बनाए जाते हैं। दिनांक 5 जुलाई 2022 से दिनांक 20 जुलाई 2022 तक विशेष अभियान चलाकर 4,65,984 लोगों के कार्ड बनाए गए हैं। प्रश्न नहीं उठता। माननीय अम्बेडकर जी। ने मानवर स्पष्ट रूप से 2 बात पूछी है और इसमें दिया भी है कि आय वर्ग का कोई निर्धारण नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 की 6 चिन्हित श्रेणियों, शहरी क्षेत्र की 11 चिन्हित कामगार श्रेणियों, मानवर ये 6 ग्रामीण क्षेत्र की और 11 कामगार जो शहर की, उनका मानवर विवरण पहले आ जाए कि कौन सी 6 श्रेणियां गांव में हैं, कौन सी 6 श्रेणियां शहर में हैं, तो पता चल जाए कि किनको आप आयुष्मान कार्ड बनाकर और उनको लाभ देते हैं। मानवर ये 2 चीज मानवर आ जाए, फिर आगे पूछ ले। अब इसके बाद भी पूछेंगे मानवर, आपकी कृपा होगी तो पूछेंगे। तो जरूरत हो तो ये कहिए, जरूरत होगी तो पूछ लेंगे। कौन सी चीज पूछ रहे हैं? 2 कौन सी चीज पूछ रहे हैं? मानवर, इसमें हमने पूछा था कि आयुष्मान योजना के तहत किस आय वर्ग के लोगों के कार्ड बनाए गए हैं। हमने आय वर्ग पूछा है, तो इधर जो जवाब आया है मानवर कि आय वर्ग से निर्धारण नहीं है। इसका निर्धारण आपने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011, ये जनगणना कराई है सरकार ने, इसका आंकड़ा सरकार के पास है कि 6 चिन्हित श्रेणियों, उनमें सबको नहीं बना रहे मानवर, उसमें से 6 श्रेणियां आपने चिन्हित कर ली गांव के लिए और 11 शहरी क्षेत्र के लिए 11 कामगार श्रेणियों को आपने चिन्हित कर लिया। तो 6 श्रेणियां क्या हैं मानवर और 11 क्या हैं, ये जानना ये चाहिए। मानवर पता चल जाए। माननीय सभापति महोदय,
माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, सबसे पहले तो ये जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस उस आधार पर हम बनाते हैं। इसके अलावा जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, इसके अलावा जो विभिन्न केंद्र और प्रदेश सरकार की हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उनसे संबंधित जितने भी लोग हैं उनको हमने शामिल किया है। जो 6 योजनाएं हैं, जैसे इसमें हमने इनको जोड़ा है, ये अपने जो भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार वाले, इसके अलावा जो उज्ज्वला गैस योजना के हमारे लाभार्थी हैं, हमारे जो खाद्यान्न जो हम निःशुल्क दे रहे हैं उसके लाभार्थी हैं, इसके अलावा जिनको निःशुल्क मकान मिला है या सरकार केंद्र प्रदेश की जो योजनाएं उनको मिली हैं उसमें से हमने इनको चिन्हित किया है। हम 100% लोगों को आयुष्मान कार्ड देने के लिए काम कर रहे हैं और आपकी चिंता जो है उससे हम सहमत हैं। इसके लिए हम अलग अभियान चलाने जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, 15/9/2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक आयुष्मान पखवाड़ा सरकार चला रही है, जिसमें अभियान के तहत आयुष्मान कार्ड बनाना है। उसके में हमने आशा वर्कर्स को, पंचायत मित्रों को, जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं, 15/9/2022 से 30 सितंबर 2022 30 सितंबर 30 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर 15/9/2022 से 30 अक्टूबर 2022 सितंबर तो 9 ही। अब इसमें आशा, पंचायत मित्र, सीएचओ, पंचायत सेक्रेटरी को लगाकर बनवा रहे हैं। इसमें सभापति महोदय आपको भी बता दें पूरे सदन को कि अभी तक जो आंकड़े थे उनमें लोगों को हम ढूंढ नहीं पा रहे थे। गांव में जाते थे तो सेंसस के आंकड़े के आधार पर गांव में लोग उपस्थित नहीं थे, तो तय हुआ कि हमें इतने आयुष्मान कार्ड बनाने हैं। तो विभिन्न जो लाभार्थी योजनाएं गरीब कल्याण की हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और हमारी सरकार की आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, उनके लाभार्थियों को हम चिन्हित करके आशा बहनों के सभी मोबाइल पर हमने डाटा डाल दिया है। अब चूंकि फोटो के बगैर आयुष्मान कार्ड बन नहीं सकता है, तो फोटो को अगर एक केंद्र पर हम खींचेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो सभी आशा वर्कर्स के मोबाइल पर सॉफ्टवेयर हमने लोड कर दिए हैं कि जो जो लाभार्थी केंद्र प्रदेश के हैं, और आशा बहनें गांव-गांव जाकर के लाभार्थियों के फोटो खींच करके लोड कर रही हैं और एक संस्था को अधिकृत किया गया कार्ड बनाकर के डिलीवरी उन्हीं आशा वर्कर्स के माध्यम से होने वाली है। और इसमें खास बात यह है कि उन लाभार्थियों को अस्पताल अगर बाय द वे पहुंच गए और उनके पास कार्ड नहीं है और सूची में उनका नाम है, तो कार्ड की आवश्यकता नहीं है। जो भी चिकित्सक या चिकित्सालय अनुमन्य है इनके लिए, प्राइवेट और सरकारी, वहां पहुंचेंगे। अगर आप अनुमन्य है तो लिस्ट से नाम देकर के आपका इलाज शुरू हो जाएगा और 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। माननीय अम्बेडकर जी, अभी रह गया कुछ समाधान? अब तो और ज्यादा रह गया। सारा समाधान कर दिया। अब तो ज्यादा रह गया। पहले तो हम सोच रहे थे कि सरकार ने इनकी जो आपने दिया है सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के आधार पर जो 6 श्रेणियां 11 हैं, इनके आधार पर बना रहे। अभी जवाब आया सरकार का कि आप ढूंढ नहीं पा रहे, मतलब इतनी श्रेणियों के बाद भी आप गलत शब्दों का प्रयोग ना करिए अम्बेडकर जी। आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, आपने कह दिया। वो लोग गांव में उपस्थित नहीं है। मानवर, यही तो हम कह रहे हैं। आप कह रहे हैं ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो कोई ढूंढने निकला है क्या? मानवर अभी कह रहे हैं, लेकिन इनके लोग जब जा रहे हैं, वो लोग गांव में नहीं मिल पा रहे हैं, मानवर आप तो ये क्या करेंगे? आप मानवर कृपा करेंगे, ढूंढे मिल जाएंगे। हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं। तो उन्होंने उसकी व्यवस्था कर दी ना। मानव व्यवस्था आशा बहनों को जिम्मे कर दिया है, वो उनको ढूंढेंगी भी, उनके फोटो भी लेंगी। मानव व्यवस्था के लिए तो हम कह ही रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, क्या सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी गरीब लोग हैं किसी भी वर्ग के, उनके लिए बिल्कुल उसको अनिवार्य रूप से उनके आयुष्मान कार्ड बनाएगी मानवर। इसका माननीय अम्बेडकर जी, उन्होंने उत्तर दे दिया। उन्होंने कहा कि हम 100% बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। 100% बनाने की ओर 15 करोड़ लोगों को सरकार राशन देती है निःशुल्क में। इसका मतलब है 3 करोड़ परिवार जो है जो गरीबी की रेखा से नीचे है, लेकिन अभी सरकार ने 3 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए मानवर। ये आंकड़ा सरकार नहीं बताया, पहले बना रहे, प्रक्रिया चल रही है, अभियान भी ले रहे हैं मानवर। इसी महीने 15 तारीख से अभियान भी 15 से लेके और अक्टूबर इसका मतलब ये अभियान कहाँ चल रहा है? आप जो जहाँ पर राशन लेने जाते हैं, पात्र गृहस्थी का जो राशन लेने जाते हैं, आप उन्हीं के बना दे तो 3 करोड़ हो जाएंगे मानवर। इसका मतलब है कि सरकार जो उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो निःशुल्क योजनाएं चलाती है और दूसरी तरफ जो डॉक्टर हैं जो निजी अस्पताल खोले हैं, वो लाखों करोड़ों रुपया, उसका घर बिक जा रहा है।
वो अरे, एक विषय पर ऑपरेशन रहिए, कराने जाता है, विषय पर रहिए, इसका मैं- मतलब है, हम विषय पूछ रहे, इसका मतलब प्रश्न क्या, पर ही रहिए। इसका मतलब क्या उत्तर प्रदेश में किसी निजी अस्पताल में कोई गरीब आदमी इलाज कराने के लिए बाध्य नहीं है, उसकी सरकार आयुष्मान कार्ड से इलाज करा रही है? मतलब क्या उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति का सरकार आयुष्मान कार्ड से इलाज करा रही है? मानव ये बता दें। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मैं स्पष्ट कर दूं, पूरे प्रदेश को स्पष्ट कर दूं, हमारी सरकार प्रत्येक गरीब के साथ खड़ी है। जो भी गरीब हैं, जिनको भी केंद्र प्रदेश की योजनाएं मिली हैं गरीब कल्याण की, खाद्यान्न वितरण का जो विषय आपने उठाया, उसमें कोरोना महामारी के काल के कारण निःशुल्क राशन हम लोग दे रहे हैं। ढेर सारे ऐसे लोग भी हैं जो घुमंतु रूप से सड़क के किनारे रहते हैं, उनको भी हम राशन दे रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनका आधार कार्ड है, जिनका आइडेंटिफिकेशन है, उनको हम बना रहे हैं और उसके लिए हमने श्रेणियां चिन्हित की हैं, और जिन श्रेणियों को हमने चिन्हित किया है सभी का बनाएंगे, और हमारी सरकार हर गरीब के साथ खड़ी है और सबका हम निःशुल्क कराएंगे। जो हमारी श्रेणी में अनुमन्य है, किसी गरीब को हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 4, माननीय आशुतोष सिन्हा जी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, महर्षि विश्वामित्र स्वास्थ्य शास्त्री राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गाजीपुर का निर्माण कार्य प्रथम एलओपी के अनुसार पूर्ण है तथा एमबीबीएस प्रथम वर्ष के 100 छात्रों का पठन पाठन प्रारंभ हो गया है। अवशेष कार्य प्रगति पर है। कोविड-19 महामारी के कारण स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गाजीपुर का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गाजीपुर का निर्माण कार्य दिसंबर 2022 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। माननीय आशुतोष सिन्हा जी। क्योंकि ये विषय गाजीपुर का है और गाजीपुर में हम आपसे मान्यवर ये बताना चाहते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना पढ़ाई चलना शुरू हो गई। मैं जून में गया था, मैं देख के भी आया, और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के अभी जब लैब कंप्लीट नहीं, क्लासरूम कंप्लीट नहीं, लेकिन पढ़ाई शुरू हो जाएगी, तो अब आप समझिए कि बिना पढ़ाई शुरू नहीं होना चाहिए अभी। पढ़ाई शुरू होनी चाहिए, लेकिन बिना लैब के बच्चा कैसे पढ़ेगा? ठीक हो गया। नहीं, अच्छा, बिना लैब के सर पढ़ेगा, बिना क्लासरूम के जमीन पर बैठा के पढ़ा दीजिए, तो सर ये तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इनका कंप्लीट पहले कर लेना चाहिए था। इनका समय सीमा पूरा हो चुका 2021 में ही, इन 2021 में नहीं कर पाए, और एडमिशन भी होगा नहीं, बच्चों की पढ़ाई इससे बाधित हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ। दिसंबर तक पूरा कर रहे हैं ना, उनका लक्ष्य दिसंबर तक पूरा कर देंगे। माननीय सभापति महोदय, हमारे लिए मेडिकल शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और हम लगातार चिकित्सकों की संख्या की कमी को देखते हुए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन हम सबको दिया है, हम सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। उस दिशा में गाजीपुर हमारी प्राथमिकता की सूची में है। कार्य प्रारंभ करने की तिथि फरवरी 19 थी, कार्य समाप्त करने की तिथि दिसंबर 21 थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण कुछ कार्य लेट हुआ है। हम इसको दिसंबर 22 तक कंप्लीट करेंगे। पढ़ाई चल रही है। और माननीय सदस्य ने जो कहा, बाथरूम बने हुए हैं, किचन भी बना हुआ है, उनके रहने के छात्रावास भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और शीघ्र से शीघ्र काम पूरा हो। हम स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं एक मेडिकल कॉलेज। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी जी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मेडिकल कॉलेज कौशाम्बी का निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तिथि 4/5/2021 है। एलओपी प्रथम के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि 31/3/2023 है। मेडिकल कॉलेज कौशाम्बी शैक्षणिक सत्र 2023-24 में संचालित किया जाना लक्षित है। मेडिकल कॉलेज कौशाम्बी में एमबीबीएस प्रथम वर्ष में प्रवेश वर्ष 2023-24 में प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी जी। माननीय मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, बधाई देते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने जो प्रस्तावित तिथि है 31/3/2023 और प्रवेश की तिथि है 2023 और 24 में छात्रों के प्रवेश की बात कही है। मुझे विश्वास है कि आपने जो बात आज सदन में कही है, इसके लिए आपको धन्यवाद। इसलिए कि यहाँ के निवासी, ये मेरे निर्वाचन क्षेत्र का जनपद है और ये प्रयागराज से कटकर बना। यहाँ कोई मेडिकल की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए वहाँ के लोग भागकर प्रयागराज आते थे मेडिकल कॉलेज में।
आपने कृपा पूर्वक जो निर्धारित किया है तिथि, मुझे विश्वास है कि इन तिथियों पर यह मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएगा और प्रवेश होगा। पुनः आपको धन्यवाद। कौन सा जिला है? माननीय कौशाम्बी। उप मुख्यमंत्री, सदन को बता दो, सदस्य को भी अच्छा लगेगा, प्रदेश को भी अच्छा लगेगा। कौशाम्बी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, मैं स्वयं वहां निरीक्षण करने गया था। पहले इसकी अनुमानित लागत जो थी वो 244 करोड़ लगभग थी, अब इसको बढ़ाकर के 303 करोड़ लगभग कर दिया गया है, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूती के साथ। ये हमारे नेता सदन का भी जिला है, वो भी खुश हो रहे होंगे कि ये हमारे जनपद में ये हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रश्न संख्या 6 माननीय राज बहादुर सिंह चंदेल। माननीय महिला कल्याण मंत्री जी। महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत कोई भी नारी शिक्षा निकेतन संचालित नहीं है। अपितु निराश्रित महिलाओं को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य हेतु राजकीय महिला शरणालयों का संचालन महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में लखनऊ मंडल में 75 संवासियों की स्वीकृत क्षमता का एक राजकीय महिला शरणालय संचालित है। यद्यपि महिला कल्याण विभाग द्वारा नारी शिक्षा निकेतन का संचालन नहीं किया जाता है, तथापि मानसिक रूप से बीमार संवासियों को आवासित कराने हेतु जनपद बरेली में मानसिक रूप से अविकसित महिलाओं के प्रकोष्ठ को संचालित किया जा रहा है। इसमें संवासियों को रखने के लिए उनके उपचार की समुचित व्यवस्था भी है। उक्त अतिरिक्त जनपद लखनऊ में अपना घर स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से 75 की क्षमता का एक अन्य गृह संचालित भी है, जिसमें मानसिक रूप से बीमार संवासियों को रखने का और उपचार करने की समुचित व्यवस्था की गई है। तीसरा है आपका, जी हाँ, महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत संवासियों को राजकीय महिला शरणालयों के अंतर्गत अस्वस्थ जो संवासियाँ होती हैं उसमें नर्सों की व्यवस्था की जाती है जो उनके उपचार कर सकें। माननीय चंदेल जी। मानवर माननीय शिक्षा मंत्री महिला कल्याण मंत्री द्वारा ये जो बताया गया है, ये लखनऊ मंडल में 75 संवासियों की स्वीकृत क्षमता का एक राजकीय महिला शरणालय है। क्या इसमें मानवर उन लोगों को इस रहने के साथ साथ उनके उपचार के संबंध में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो उनमें नहीं है? मुझे ये अवगत कराया गया है कि अस्वस्थ संवासिनियों को रहने में नर्सें भी तैनात नहीं है। इसको माननीय मंत्री जी। तैनात हैं और दवाएं जो हैं वो मेडिकल कॉलेज से अलग से आ रही हैं, तो ये पूरी व्यवस्था की गई है। और इस समय हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि लखनऊ में और अपने कानपुर में भी है, बरेली में भी है, जहाँ भी कहीं है। मैंने तो कानपुर का खुद निरीक्षण किया जाके, वहाँ पर प्रॉपर दवा मिल रही है, और लखनऊ का तो मैं भी निरीक्षण नहीं कर पाई हूँ, लेकिन हम ये कह रहे हैं वहाँ पर सारी व्यवस्था की जाती है, नर्सों की व्यवस्था है। माननीय त्रिपाठी जी। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि लखनऊ का निरीक्षण नहीं कर पाए हैं, सवाल लखनऊ से ही संबंधित था, तो क्या माननीय मंत्री जी लखनऊ के इस केंद्र का निरीक्षण भविष्य में किसी दिन कर लेंगे क्या? माननीय मंत्री जी। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 माननीय डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी। माननीय बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री जी। इसमें हाँ जी सवाल है, उसको महिला को उसको आंगनबाड़ी को निकाला गया था, उसको रख लिया गया है। प्रश्न संख्या 7 पढ़िए, उत्तर पढ़िए पहले। जी हाँ। और उच्च न्यायालय का खंडपीठ लखनऊ के आदेश को 11/3/2022 का अनुपालन कर लिया गया है, तो अब कोई सवाल ही नहीं उठता है। था जिसे विधान परिषद में लगने की वजह से, तारांकित पर्सन होने की वजह से या कोड ऑफ कंटेम्प्ट भी लगा, तो 9 सितंबर 2022 को ये पालन किया गया। तो जो इसमें जिसके पालन कर तो लिया गया महोदय, इतना लेट किया गया। अच्छा। और एक अनुसूचित समाज की महिला थी जो बड़ी मुश्किल से कार्य कर रही है, और हाईकोर्ट जाने में भी बहुत पैसा लगता है। 2 बार वो हाईकोर्ट गई है, और मैंने पर्सन गांव में कहा है नियम विरुद्ध बर्खास्तगी हुई थी उसकी। तो जो नियम विरुद्ध बर्खास्तगी हुई है उसके विरुद्ध क्या कुछ जांच का आदेश माननीय मंत्री जी करेंगे? थोड़ा सा मुझे सदन का अवगत करा दीजिए। जो उसकी बर्खास्तगी हुई है वो नियम विरुद्ध हुई है, तो जो नियम विरुद्ध बर्खास्तगी हुई है
वो उसके विरुद्ध जांच होगी या नहीं होगी, उसकी मतलब कि इसके मतलब जांच होगी नियम विरुद्ध बर्खास्तगी की। और दूसरा, आगे भविष्य में जो कोर्ट के आदेश आते हैं उसका पालन शीघ्र हो जाए, जिससे जनता को या कर्मचारियों को न्याय शीघ्र मिल पाए, इसके लिए भी कोई नियम बनेगा क्या उत्तर प्रदेश सरकार, यदि माननीय मंत्री जी बताना चाहें? माननीय मंत्री जी। कर ही लिया गया है तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और जो आंगनबाड़ी है उसमें जांच व्यवस्था कोई व्यवस्था भी नहीं होती है। कोई भी जांच का व्यक्ति है यदि वो कार्य सही से नहीं कर रहा है तो किसी कारण से उसको किया गया है तो हम ये जरूर कहेंगे। और ये जो उन्होंने बर्खास्त किया था उस समय जो सिचुएशन थी वो बहुत ही टिपिकल थी, जिससे बर्खास्त किया गया, लेकिन माननीय न्यायालय का आदेश का अनुपालन कर लिया गया है। अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता कोई सवाल। महोदय, मेरा कहना है पर्सन गांव में जो मैंने कहा नियम विरुद्ध बर्खास्तगी हुई है या नहीं हुई है? नियम विरुद्ध नहीं हुई, बताएं। नियम विरुद्ध नहीं हुई है। किसी भी सार्वजनिक प्लेस में जाकर उसको प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, इसमें नियम विरुद्ध तो नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हुई है और बर्खास्तगी पर कोर्ट का आदेश है तो उसका पालन कर लिया गया है। महिला गई तो एक अनुचित तरीके से कर्मचारियों को परेशान किया जाता है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गई है तो उसकी बात अदालत में करिए जब ना। न्याय मिलेगा ही नहीं तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में तो जाएगा ही। बात यह नहीं माननीय सभापति महोदय, यह तो हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कोर्ट का आदेश हुआ कि बर्खास्तगी इलीगल है, उसको बहाल होना चाहिए। माननीय मंत्री जी सदन में कह रहे हैं कि नहीं बर्खास्तगी तो सही हुई थी। अरे तो कोर्ट के आदेश से देखिए कोर्ट के आदेश का पालन कर तो लिया है। नहीं, वह कर लिया है, लेकिन जब कोर्ट कह रही है कि बर्खास्तगी इलीगल है, सही तरीके से नहीं की गई, तो मान्यवर क्या ऐसे अधिकारी के विरुद्ध माननीय मंत्री जी कोई जांच करके कार्रवाई करेंगे? क्या बात यह नहीं मान्यवर, बात यह है कि वह कोर्ट। माननीय ध्रुव जी, ये बात नहीं है। हाँ। ये बात नहीं है भाई। बर्खास्तगी हुई किन्हीं कारणों से हुई, कोर्ट में गया विषय, कोर्ट ने कहा बर्खास्तगी को बहाल कर दो, सरकार ने बहाल कर दिया। नहीं, बात अब आप जो घटना घटी थी, बात यह है कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि बर्खास्तगी सही हुई। अरे तो कोर्ट कह रहा कि नहीं इलीगल हुआ, उसको बहाल होना चाहिए। पाठी जी, बर्खास्तगी सही हुई। अरे आप तभी तो बर्खास्तगी को कोर्ट को देख रहा माननीय निरस्त करना पड़ा। ये कम से कम यह तो होना चाहिए कि ये दोनों भेद है इसमें कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि बर्खास्तगी सही हुई और कोर्ट कह रहा कि नहीं बर्खास्तगी सही नहीं हुई। इस पर इस जो दो बातें हुई, माननीय न्यायालय का आदेश जो हुआ वो हुआ, तो माननीय न्यायालय का आदेश इसका मतलब आपके अनुसार गलत हुआ। माननीय त्रिपाठी जी, कोर्ट ने जो कहा उसका अरे आदेश फिर माननीय कोर्ट ने ये आदेश किया है कि उस समय की बर्खास्तगी की जांच कराओ। दो बात कह रहा हूँ, आप जोड़ रहे हैं, आप कृपा पूर्वक क्या कोर्ट ने ये आदेश किया है कि बर्खास्तगी जब हुई थी उस समय की जांच कराइए? ऐसा आदेश कोर्ट ने तो नहीं किया है। माननीय मंत्री कोर्ट ने जो भी आदेश किया है उसका 100% पालन कर लिया गया है। वो किया, वो कहा कि बर्खास्तगी इलीगल है, उसको बहाल होना चाहिए। माननीय सभापति जी, और माननीय मंत्री जी ने बहाल कर दिया। माननीय सभापति जी, एकदम सीधा उत्तर आ गया है। माननीय न्यायालय में जब भी कोई मामला होता है वो जाता है, और माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका विभाग ने अनुपालन किया। जब भी जांच होती है, कार्रवाई होती है और अनुपालन हो गया तो अब उसके बाद का कोई विषय, अब उस समय माननीय सभापति, माननीय त्रिपाठी जी, आपसे प्रार्थना है मेरी कि मंत्री जी स्वयं कह रही हैं कि बर्खास्तगी सही हुई। यह मेरा यह कहना है कि मंत्री जी को माननीय न्यायालय के सम्मान में यह यहाँ नहीं कहना चाहिए कि बर्खास्तगी सही हुई है। जो हुआ वो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया, उसका सरकार ने, मंत्री जी ने पालन किया, बात हो गई। अब उस बात को और मंत्री जी उसको कंट्राडिक्शन कर रही हैं कि नहीं बर्खास्तगी सही हुई है। तो शब्दों के जाल में न फंसाइए। देखिए फिर आप ऐसा नहीं कहें कि जाल, ये जाल नहीं है। मैं आपसे आर्ग्यू कर रहा हूं कि आप कोई निर्णय करें,
जैसे आपने कोई निर्णय कर दिया, माननीय नेता सदन कहे कि यह गलत निर्णय कर दिया, यह कोई बात तो है नहीं, तो यह सदन की बात है। जो निर्णय कोर्ट ने किया उसका पालन माननीय हो गया वही नहीं, वही लेकिन जो यह माननीय मंत्री जी ने कहा कि को हुआ जो शर्मा जी कि वह जो है कि बर्खास्तगी सही हुई, इस पर मेरी आपत्ति। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 माननीय अशोक कुमार व सुरेश कुमार त्रिपाठी जी। प्रश्न संख्या 8 माननीय उप मुख्यमंत्री जी। जी हाँ, 21 नर्सों एवं 18 हॉस्पिटल अटेंडेंट को प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान किया जा चुका है, जिसका विवरण निम्नवत है। अनीता मैथ्यू सिस्टर ग्रेड 1, अंजू लाल सिस्टर ग्रेड 1, छाया कुशवाहा सिस्टर ग्रेड 1, रमेश कुमार ग्रेड 1, सुरेंद्र कुमार ग्रेड 2, सुशीला देवी सिस्टर ग्रेड 1, कुसुमा देवी सिस्टर ग्रेड 1, पूर्णिमा सिंह सिस्टर ग्रेड 1, रानी देवी प्रजापति सिस्टर ग्रेड 1, मनु के सिस्टर ग्रेड 2, सिल्वी स्केरिया सिस्टर ग्रेड 2, अलका रावत सिस्टर ग्रेड 2, शीतल धिल्लू सिस्टर ग्रेड 2, भावना प्रकाश सिस्टर ग्रेड 2, हेमलता जैन सिस्टर ग्रेड 2, पूनम यादव सिस्टर ग्रेड 2, रघुराज शर्मा सिस्टर ग्रेड 2, अरविंद कुमार विश्वकर्मा सिस्टर ग्रेड 2, निशा रानी गुप्ता सिस्टर ग्रेड 2, कैथरीन लाल सिस्टर ग्रेड 2, रेणु सिंह सिस्टर ग्रेड 2, गया प्रसाद हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 1, राम लखन हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2, जगदीश प्रसाद हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2, ननकू हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 1, हर्ष कुमार श्रीवास्तव हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 1, रामाधार वर्मा हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 1, राम शंकर हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2, श्रीकांत भिरडे हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, मनीषा हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, मोहम्मद सलीम हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, राजकिशोर वर्मा हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, मनोज कुमार खरबार हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, संजय मिश्रा हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, शिव भान सिंह हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, ओम प्रकाश सुवन हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 1, जगदीश प्रसाद हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2, बेचालाल हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, राकेश कुमार हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3। उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता। कौन पूछेगा? नहीं अशोक जी माननीय पूरा अच्छा ठीक है। प्रश्न संख्या 9 माननीय भीमराव अंबेडकर जी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, आयुष्मान कार्ड धारक को 5 लाख रुपए प्रति परिवार अधिकतम प्रति वर्ष धनराशि का इलाज कराने की सुविधा है। आयुष्मान कार्ड धारकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु धनराशि का आवंटन जनपदवार नहीं होता है। प्रदेश के लिए बजट व्यवस्था समेकित रूप से चिकित्सा सुविधा हेतु पूर्व से निर्धारित पैकेज दरों के आधार पर चिकित्सालय द्वारा प्रस्तुत क्लेम का भुगतान केंद्रीय रूप से ऑनलाइन किया जाता है। जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। बिंदु संख्या गा के अनुसार। माननीय अंबेडकर जी। मनवर सिर्फ जो है इतना पूछेंगे कि जिनको इलाज की सुविधा मिलती है कार्ड पर, और वो कार्ड है इलाज कराने गए, तो कम से कम कितने पैसे का वो इलाज कराएंगे और उनको वो सुविधा दी जाएगी। 5 लाख तो मानवर क्लियर हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख। उसके बाद अगर वो 5 लाख से ऊपर अगर कितनी भी ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार नहीं देगी। फिर वो चाहे उसकी किडनी फेल हो जाए, चाहे लीवर फेल हो जाए, चाहे उसको जो है, क्योंकि सरकार ने तो 5 लाख तक है, उसके बाद अगर आप मरने के लिए हैं तो छोड़ दिया। लेकिन हम ये सिर्फ जानना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं है नेता सदन की, पहले तो खाना भी नहीं मिलता। अरे आप प्रश्न पूछिए, आप पूछिए, अपना अनुपूरक पूछिए। थोड़ा बहुत तो मानवर हो जाए, तो इसलिए जो ये जानना चाह रहे थे कि थोड़ा कम से कम कौन सी बीमारी के लिए अगर वो गए तो कम से कम कितना पैसा आप इलाज के लिए देंगे। चाहे 5,000 है, 10,000 है, 3,000 है, और जो आपने बना दिए अस्पताल निश्चित किए हैं। अब हम वो बात नहीं कहेंगे, नहीं तो फिर सब लोग भड़क जाएंगे कि ये जो बिल बना के भेजते हैं ना, गरीब का आप इलाज कराने गया
और आपने बिल बना के 1 लाख का, 1.5 लाख का, उसका 5 लाख तक खत्म कर दिया। अगर जांच करा ली जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपए का घोटाला निकलेगा। इस बात को हम नहीं बोल रहे। प्रश्न पर रहिए, प्रश्न पर इसीलिए रहिए। मानवर अब कहाँ बोल रहे हैं? आप बोल भी रहे हो, कह रहे हैं हम नहीं बोलेंगे, बोलने के बाद कह रहे हैं हम नहीं बोलेंगे, तो अंबेडकर जी इसका क्या माना जाए? तो मानवर हम तो सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि अगर किसी के कोई गया अस्पताल में तो उसको कितने, कम से कम उसकी जांच कराई आपने, इसकी जांच, उसकी जांच, उसका आप पैसा नहीं देते हैं। जब वो ऑपरेशन कराएगा 25,000, 50,000, 1 लाख, तब उसकी शुरुआत होती है। तो हमारा सरकार से पूछना भी है और कहना भी है कि जितनी भी जांचों से लेकर, अगर वो अस्पताल में व्यक्ति भर्ती हुआ है तो 1 पैसे से लेकर 5 लाख रुपए तक जो भी उसका खर्च होता है, सरकार क्या उसको उठाएगी? ये है माननीय महोदय, माननीय सदस्य को स्पष्ट कर दूं, पूरे प्रदेश को भी स्पष्ट कर दूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये परिकल्पना है कि गरीब का घर, गरीब का जेवर, गरीब का खेत अब बीमारी के कारण नहीं बिकेगा। हम 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज कराएंगे और जो भी हमारे यहाँ भर्ती होगा, भर्ती वही होता है जैसे गंभीर रोग होते हैं। गंभीर रोग जैसे किडनी, हार्ट, लीवर, ब्रेन हेमरेज, अन्य कोई गंभीर रोग है, हम 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज कराएंगे। और जो ओपीडी में आएंगे हमारे पास जिला चिकित्सालयों में, उनका निःशुल्क इलाज हम पहले से कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त आपने पूछा क्या 3,000, 5,000 दें? सर, नगद दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। हम इलाज करेंगे और अस्पताल को पेमेंट करेंगे। नगद आपको चाहिए तो आप बताइए, कुछ हम व्यवस्था प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे आपको कि आपको लिए दिया जाए। दूसरा सवाल इन्होंने जो पूछा है कि कम से कम कितना है, कम से कम कोई लिमिट नहीं है। जो हमारे यहाँ भर्ती होगा उसके यहाँ जो भी पैसा खर्च होगा वो सरकार उठाएगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जिसका 5 लाख से अधिक खर्च होगा, आपकी चिंता है, जिसका 5 लाख से अधिक खर्च होगा उसको माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पैसे दिए जाते हैं। और इसके साथ ही साथ, और यह और भी बड़ी कोई बात है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहायता कोष से भी धनराशि को लगातार भुगतान किया जा रहा है। आपके पास कोई ऐसा केस आता है बताइए, हम कराएंगे। और सरकार की जिम्मेवारी है प्रदेश के सभी गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करा, ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की। माननीय अम्बेडकर जी, कुछ नहीं रह जाएगा फिर अम्बेडकर जी अनुपूरक पूछिए। अगर कुछ नहीं रह जाए फिर सदन, अरे उनकी बात मत आइए, सदन चलना, अनुपूरक पूछिए। मानव, अरे शांत रहिए ढिल्लों जी। हाँ, हम विधायक निधि से देते हैं। अरे भाई शांत रहिए। सुरेंद्र चौधरी जी, अनजान जी, मानव, शांत रहिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितने भी आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने के लिए जो भी गंभीर रोगी गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी अस्पताल में जहां जहां आपने अधिकृत किए, उसमें 5 लाख तक इलाज होने के बाद अगर उनको ऊपर इलाज के लिए डॉक्टरों ने कहा है, उस संस्थान ने कहा है, तो क्या सरकार ने उनको ऊपर इलाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा धन उपलब्ध कराया है? मनोहर, इतना बता। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, यदि कोई आवेदन हमें मिलता है और या मेरी जानकारी में आ जाता, दोनों बातें हैं, या मेरी जानकारी में आ जाए या जितने जनप्रतिनिधि की जानकारी में पत्र लिखते रहते हैं और लगातार हमारी सरकार उसका भुगतान करती रहती है उनके खाते में, अस्पताल में जो खाता भेजते रहते हैं। और आपके पास कोई स्पेसिफिक केसेस दीजिए, हम उसकी भी मदद कराएंगे। माननीय उत्तम जी, बताइए, पूछिए। मनोहर, ये संयोग है कि दोनों उप मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, दोनों को मिला के बहुत बड़ी ताकत। आप भी हैं आज मौजूद, ये भी संयोग है। आप भी आजकल कम सदन आ रहे हैं। नहीं, कल तो थे मानव, कल थे, कल हड़ताल करा रहा है। तो दोनों उप मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 5 लाख रुपए का इलाज। अरे आप यह भी कह दें कृपा करके कि पूर्व उप मुख्यमंत्री जी भी बैठे। माननीय शर्मा जी, और आपने ये कहा विवेकाधीन मुख्यमंत्री के से इलाज के लिए पैसा दिलाएंगे या देते हैं। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करता हूं कि पिछली सरकार में, समाजवादी सरकार में, विधायक निधि से 25 लाख रुपए तक का इलाज का प्राविधान था कि विधायक 25 लाख रुपए इलाज के
मद में दे सकता है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि क्या वो धनराशि, जैसे आपने विधायक निधि में वृद्धि की है, तो क्या वो इलाज की धनराशि को वृद्धि करने का विचार करेंगे? 25 लाख के बजाय 50 लाख कर दे या 1 करोड़ कर दे, क्या इस पर भी विचार करेंगे मानव, ताकि मरीजों को। माननीय उत्तम जी, ये प्रश्न से संबंधित तो नहीं है, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री जी अगर कुछ कहना चाहें। माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है और इस अभी सवाल इसका यहाँ उपस्थित नहीं है, हम एकत्र करेंगे फिर बताएंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 श्री आशुतोष सिन्हा जी, प्रश्न संख्या 10 बोल दीजिए। माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ मंत्री जी। माननीय सभापति जी, जनपद गाजीपुर के विकास खंड भदौरा ताजपुर कुर्रा में राजकीय ITI परियोजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की 12वीं एम्पावर्ड कमेटी के बैठक दिनांक नहीं माना नहीं जाता है पढ़ा हुआ, उत्तर तो पढ़ने दीजिए। दिनांक 31/1/2019 में स्वीकृत है, जिसकी अनुमोदित लागत केंद्रांश 756 लाख तो राज्यांश 504 लाख, कुल 1260 लाख है। विषयगत परियोजना के निर्माण के लिए 298.13 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 259 लाख का निर्माण कार्य, मुख्य भवन की नींव कार्य, पूर्ण सुपर स्ट्रक्चर कार्य प्रगति पर, वर्कशॉप सेट एक ही नींव कार्य पूर्ण एवं ट्रंस लगाने की कार्य प्रगति पर कराया जा चुका है एवं भौतिक प्रगति 30% है। प्रश्न नहीं उठता। परियोजना के निर्माण के लिए अवशेष केंद्रांश की धनराशि प्राप्त होने पर कार्य जून 2023 तक पूर्ण करा दिया जाएगा। माननीय आशुतोष सिन्हा जी। कि उक्त के लंबित होने का प्रश्न नहीं उठता, जबकि इसकी निर्धारित समयावधि 31/10/2021 को समाप्त हो चुकी है, फिर भी ये कह रहे हैं कि प्रश्न नहीं उठ रहा है लंबित होने का। तो लंबित है, इस बात को मान लीजिए, जल्दी करा दीजिए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जो आपने उत्तर दिया है, ये उत्तर आपका नहीं सही है। लंबित तो है आपका काम, 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है और आप जून 2023 तक पूरा करा देने की बात कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि प्रश्न नहीं उठ रहा है, तो ये गलत प्रश्न आपने जो है जवाब दिया। नहीं, गलत नहीं है। कोविड महामारी के कारण विलंब हुए हैं, सारे कामों में हुए हैं, और अब वो कह रहे हैं कि 2023 जून तक इसको पूर्ण करा लेंगे। ठीक है, ठीक है मंत्री जी, हो गया। प्रश्न संख्या 11 श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, उन्नाव जिला मुख्यालय पर जिला चिकित्सालय पुरुष महिला चिकित्सालय एवं नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। चिकित्सालयवार विशेषज्ञ चिकित्सकों की सूची संलग्न है। संलग्न सूची के अनुसार चिकित्सालय में तैनात चिकित्सकों द्वारा मरीजों को चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराई जाती है। माननीय चंदेल जी। सूची को देख माननीय मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने भी देखा है कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि सर्जन शून्य है, 3-4 विभागों में तो शून्य स्थिति है। तो इस तरह से अस्पताल की हालत बहुत बदतर हालत है। वहाँ पर सर्जन कोई नहीं है, चिकित्सा अधीक्षक कोई नहीं है, और ये जो इसकी शाखाएं शहर में स्थापित हैं, उनकी भी स्थिति ठीक नहीं। कार्यरत पदों पर शून्य की संख्या 3-3, 4-4 है। माननीय, मैं चाहता हूं कि इस अस्पताल को आप वहां प्रतिनिधित्व कर चुके हैं सांसद के रूप में, इसको सुसज्जित कराना। ठीक है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है उसमें सर्जन विशेषज्ञों को तैनाती करके हम काम चला रहे हैं। जो प्लास्टिक सर्जरी विभाग में कमी है, और मैं स्वयं वहाँ मॉनिटर करके जो भी कर सकता हूँ जरूर करूँगा। उन्नाव अपना जिला, उसको मैं जरूर उन्नाव माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला भी है, जानता हूँ सर। मान्यवर, जो सूची संलग्न की गई है, देखिए इसमें प्रमुख रूप से जो बेसिक आवश्यकता है जनता की, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट,
अगर जिस जिला अस्पताल में पैथोलॉजिस्ट नहीं है तो अस्पताल कैसे चलेगी? ये इनकी जो बेसिक समस्याएं हैं, पहले तो इनको दूर कर लिया जाए। तो ये निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इस पर अपना प्रश्न संख्या 12 माननीय आशुतोष सिन्हा जी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। जी हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय रामनगर एवं SSPG मंडलीय चिकित्सालय वाराणसी में ICU उपलब्ध है। सूची संलग्न, प्रश्न नहीं उठता। ठीक है, माननीय आशुतोष सिन्हा जी। क्योंकि ये तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी निर्वाचन क्षेत्र है, और क्योंकि जो उत्तर आया है, उत्तर में हमें लग रहा है या तो माननीय मंत्री जी को अधिकारियों ने गुमराह कर दिया, या तो माननीय मंत्री जी सही उत्तर देना नहीं चाहते। क्योंकि हम लोग बनारस में रहते हैं और लगातार बनारस की जनता ICU को लेकर दौड़ती रहती है BHU, और कहीं 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 आपको बताऊं BHU में भी इलाज नहीं मिल पा रहा, पूरा आधा पूर्वांचल वहीं जाता है। तो इन्होंने जो जवाब में दिया कि लाल बहादुर शास्त्री में एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर है। अब हम आपसे जानकारी माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि एनेस्थीसिया के एक डॉक्टर से क्या आप 24 घंटे ICU चलवा सकते हैं? उसके अलावा क्या ऑर्थो सर्जन, जनरल सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, न्यूरो सर्जन और फिजिशियन की उसमें आवश्यकता नहीं होती? क्या आपके पास ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ है जो 24 घंटे वहाँ काम करता है? ट्रेंड जो स्टाफ नर्स आपके पास है? अगर ये सारी सुविधाएं हैं या नहीं, पहले इस पर आप बता दीजिए हमको। माननीय उप मुख्यमंत्री। वाराणसी में ICU में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और जो माननीय सदस्य की चिंता है संलग्न में पूरा लिखा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम स्वयं उसका निरीक्षण करके हम गए थे, दोबारा फिर पता कराएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत होगी हम उसको पूरा करेंगे। क्या रह गया? नहीं, अरे सभापति जी, इसमें तो देखिए माननीय मंत्री जी ने जो बात कही, मैंने कहा ना अधिकारियों ने साथ गुमराह किया, या तो देख नहीं पाए ठीक से कह रहे हो। वो कह रहे हैं हम स्वयं निरीक्षण करेंगे उसका। नहीं सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी एनेस्थीसियन जो होता है वो 24 घंटे काम नहीं कर सकता, और लगातार 7 दिन 24 घंटे काम नहीं कर सकता। आप यहाँ पर बता रहे हैं हमें कि लाल बहादुर शास्त्री में डॉक्टर अरुण कुमार हैं, दीनदयाल में शिवपूजन मौर्य एक है, SSPG में अरुण कुमार सिंह एक हैं। तो एक एक एनेस्थीसियन से आप 24 घंटा 7 दिन 12 महीना काम ले रहे हैं। इसका अच्छा, और दूसरी कितने यहाँ पर हमको एक बता दें कि क्या एक भी मरीज को एडमिट किया जा रहा है? क्या एक भी मरीज को एडमिट नहीं किया जा रहा है? जो जा रहा है उसको कह दिया जा रहा है हमारे यहाँ सुविधा नहीं है। सारी मशीनें, करोड़ों अरबों की मशीनें मंगाई गई सरकार की तरफ से, और उसके में एक भी मशीन यूज नहीं हो पा रही, क्योंकि आपके पास व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है। मैंने आपसे पूछा उसमें क्या ऑर्थो का डॉक्टर है, ऑर्थो सर्जन, आपने उसकी जवाब नहीं दिया। जनरल सर्जन है, उसमें आपने जवाब नहीं दिया। प्लास्टिक सर्जन की मैंने बात की, मैंने न्यूरो सर्जन की बात की, फिजिशियन की बात की। इन सब की आवश्यकता के बिना आपका ICU कंप्लीट नहीं होता। आपके पास ट्रेंड स्टाफ है क्या? आप जो दाई जो आती है झाड़ू लगाने वाली, उससे आप अगर इंजेक्शन लगवाएंगे ICU में तो ICU नहीं चल पाएगा। ICU बहुत इंपॉर्टेंट सर जो जगह होती है जहां पर बहुत साफ सफाई की व्यवस्था देखनी पड़ती है, और आप आम लोगों से काम करा रहे हैं, आपके पास कोई ट्रेंड स्टाफ नहीं है। तो कोई अगर ट्रेंड स्टाफ है तो उसके बारे में हमको बताने का कष्ट करें, कौन कौन से ट्रेंड स्टाफ इसमें। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को लगता जानकारी नहीं है, ये मिथ्या वचन कर रहे हैं। इनका कहना है कि ICU में सफाई कर्मचारी लगाने बहुत ही दुखद है। इस प्रकार से प्रदेश की जनता को कहना गलत बात है। हमारे लिए जनता भगवान है, हम उनको भगवान मान करके सेवा कर रहे हैं, प्राथमिक दायित्व हमारा। दूसरा, ICU में जहाँ तक एनेस्थीसिया के डॉक्टर की चिंता इन्होंने व्यक्त की है, जो निश्चेतक होते हैं ऑपरेशन के समय ही जरूरत पड़ती है उनकी, माननीय सभापति महोदय, और पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, और कहीं भी कोई दिक्कत है हम उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और करेंगे। क्या कह दिया माननीय मंत्री जी, बताइए इसमें मिथ्या वचन मैंने क्या कहा कि आपके पास ऑर्थो सर्जन है क्या? ऑर्थो सर्जन अरे माननीय आशुतोष सिन्हा जी, आपके प्रश्न का उत्तर तो तभी आ गया जब माननीय मंत्री जी ने ये कह दिया कि वो जाकर के निरीक्षण कर लेंगे, जो कमियां होंगी उसको दूर कर देंगे। माननीय मंत्री जी कब तक करा देंगे, यही बता दें, कब तक करा देंगे, कुछ बता दीजिए। माननीय आशुतोष सिन्हा जी, जब निरीक्षण करेंगे उसके बाद। प्रश्न संख्या 13 माननीय भीमराव अंबेडकर जी। माननीय मत्स्य मंत्री जी। माननीय सदस्य जी के उठाए गए क्वेश्चन के बारे में बताना है।
इन्होंने जो पूछा है कि उत्तर पढ़िए ना, पूछा है कि मनरेगा कन्वर्जन में इटावा जनपद में ग्राम सभाओं के मत्स्य बैंक की स्थापना की गई है। तो माननीय अध्यक्ष जी, आप माननीय निषाद जी, मैं बोल रहा हूँ जो उत्तर दिया है आपने उस उत्तर को पहले पढ़ दीजिए। तो जी उत्तर जो लिखित दिया उसको पढ़ दीजिए। पहले का जी नहीं है, हाँ। दूसरे का प्रश्न नहीं उठता है, हाँ। तीसरे का है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को प्रदेश में संचालित किए जाने संबंधी दिशा निर्देशों पर अनुमोदन की कार्रवाई प्रक्रिया देने, और चौथा है उपरोक्तानुसार है, और अंत में है प्रश्नहीन उत्तर। माननीय सदस्य जी को अरे अब अगर पूछना हो प्रश्न तब तो आप उत्तर देंगे, अगर वो संतुष्ट हो जाएंगे तो आप उत्तर क्यों देंगे? माननीय अम्बेडकर जी, कुछ पूछना है? थोड़ा सा पूछ लेने को हमें तो लग रहा था कि आप संतुष्ट हो गए। नहीं, मानवर को कहेंगे माननीय। अच्छा, पूछ लीजिए पूछिए अनुपूरक, बोल लेंगे, पूछिए अनुपूरक। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से मत्स्य योजना के अंतर्गत मनरेगा कंजर्वेशन के माध्यम से ग्राम सभाओं के पट्टे देने का और मत्स्य बीज बैंक की स्थापना करने का सरकार ने योजना बनाई है। उसमें मानवर मैंने पूछा था कि इटावा जनपद में कोई स्थापना की गई है, तो उसमें जी नहीं आ गया। इसका मतलब है कि अभी तक पूरे प्रदेश में इस योजना के तहत इटावा जनपद में किसी को पट्टा नहीं दिया गया। मनवर, हम सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं, सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं, क्या पहली बार में क्या किसी को पट्टा देने की कार्रवाई शुरू हो गई है या पट्टे किसी को दिए गए हैं? इतना मनवर आ जाए। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जी को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में स्थित ग्राम सभा के उथले और अव्यवस्थित पट्टे के तालाबों के वार्षिक मत्स्य उत्पादकता को बढ़ाए जाने के उद्देश्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे तालाबों को मनरेगा कन्वर्जन के माध्यम से सुधार कराते हुए उन्हें मत्स्य पालन के योग्य बनाए जाने, ग्राम सभा के तालाबों के पट्टा धारकों मछुआरों के आय में वृद्धि, उनके आर्थिक व सामाजिक उत्थान के उद्देश्य के प्रति मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना नाम से 100% एक नवीन राज्य पोषित योजना के संचालन की कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 2 उप योजनाएं घटक है। पहला, मनरेगा कन्वर्जन के माध्यम से सुधारे गए ग्राम सभा के पट्टे के तालाबों में मत्स्य बीज बैंक की स्थापना की योजना है। दूसरा, मनरेगा कन्वर्जन के माध्यम से सुधारे गए ग्राम सभा के पट्टे तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश पर अनुदान की योजना का संचालन किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन की विभिन्न माननीय अम्बेडकर जी, आप संतुष्ट हैं उत्तर से? मैं कहना नहीं हो तो और पूछ लीजिए। अगर हम सोच रहे थे शायद ढिल्लो जी कहेंगे कि सही उत्तर आ जाए, तो अब वो बोल नहीं रहे थे इधर से कोई। मैं माननीय सदस्य जी को अवगत कराना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी मछुआरों की चिंता छोड़ दे, क्योंकि 2007 में जब इनकी सरकार आई थी तो मछुआरों से पट्टा छीन लिया था। माननीय निषाद जी, हमेशा विरोध, ये प्रश्न प्रहर है। निषाद जी, ये प्रश्न प्रहर है, प्रश्न तक ही सीमित रहिए। तो मैं चाह रहा हूं आप पूरे प्रदेश की अपनी नीति न बताइए, केवल जो प्रश्न पूछ रहे हैं अम्बेडकर जी उतने का उत्तर दे दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं सर, उसी के लिए मैं कह रहा था कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन की विभिन्न मत्स्य प्रजातियों जो भी हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए उचित है, उसकी गुणवत्ता मत्स्य बीज का उत्पादन सुनिश्चित किया जाना, ग्राम सभा के तालाबों का मनरेगा में विकसित किए जाने, प्रथम वर्ष में निवेश। माननीय निषाद जी, बैठिए जरा। माननीय निषाद जी, इन्होंने प्रश्न ये पूछा है कि कहीं पर क्या पट्टे दिए हैं? अभी कहीं पर क्या पट्टे दिए हैं, ये पूछा है माननीय निषाद जी ने। मैं इनसे बताना चाहता हूं कि अभी ये नई योजना है। अरे शांत रहिए भाई। 2022-23 के लिए नई जो मांग जो अभी 2 करोड़ के लिए प्रस्तावित है, ये बजट प्रावधान किया गया है। ये योजना अभी प्रारंभिक चरण में है। इसे माननीय मंत्री परिषद के
विचार प्रस्तुत किया जाना है। माननीय मंत्रिपरिषद अनुमोदनापात प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री प्रधान मत्स्य संपदा योजना हेतु अंतिम रूप से दिशा निर्देश निर्गत किए जाएंगे। अभी ये अंडर प्रोसेस है, प्रस्तावित है और जैसे भाई क्यों आप लोग क्यों अरुण पाठक जी, ये कोई तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, प्रश्न प्रहर है ये। कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को प्रदेश में संचालित किए जाने संबंधी दिशा निर्देश पर अनुमोदन की कार्रवाई प्रक्रिया थी। तो यह कहाँ राज्य सरकार द्वारा संचालित हुआ माननीय, जब अभी उसका अनुमोदन नहीं हुआ, वो उसका जो है अभी वह प्रक्रियाधीन है, दिशा निर्देश नहीं है, तो अनुमोदन जब नहीं हुआ तो यह कहाँ यह राज्य सरकार द्वारा संचालित है यह योजना? अरे नहीं, यह संचालित नहीं है, यह संचालित नहीं है यह योजना। माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए। नहीं माननीय, यहाँ तो ये लिखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित है, मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं संचालित है, और यह भी लिखा जा रहा है कि अनुमोदन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यह दोनों कैसे हो सकता है माननीय? मैं यही आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जिज्ञासा आप स्पष्ट करें। ये किसने कहा कि कार्रवाई संचालित है? यह लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? राज्य सरकार द्वारा संचालित। अरे देख लीजिए। अरे माननीय सभापति बताइए, आप बताइए। अरे भाई हाँ बताइए। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री, आगे बढ़िए, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मैं यह मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित है, और फिर आगे लिखा जा रहा है। अरे भाई का बैठ जाते हैं, यह कौन सा तरीका है हमेशा? हाँ माननीय निषाद जी, माननीय सदस्य जी को, माननीय निषाद जी, नहीं माननीय निषाद जी, ये योजना संचालित है या संचालन के प्रक्रियाधीन है? ये मैं इसी को पूरा पढ़ के सुना दूं, उसी सारा जवाब। पढ़ के सुनने से उत्तर थोड़ी होता है, सारा जवाब है। निषाद जी उत्तर पढ़ के नहीं होता है, उत्तर एक दो वाक्य में होता है कि ये संचालित है या संचालनाधीन है। पहली बार है माननीय नेता सदन, पहली बार सुनने की कोशिश करें, माननीय सुनने की कोशिश करें, जवाब तो ले लें। संचालित किए जाने की जो प्रक्रिया है वो अभी जो है अनुमोदन की कार्रवाई की जा रही है। अभी पहली बार है, इन लोगों ने तो कभी मछुआरों को कुछ दिया नहीं, कोई और सरकार, अब भारतीय जनता पार्टी दे रही है तो उसे आगे किया जा रहा। अभी पहली बार बजट आया है, वो प्रक्रिया है, अभी जाएगा 27 तारीख को कैबिनेट में पास होगा, अनुमोदन का होगा, काम हो जाएगा। तो उसमें ये संचालन प्रक्रिया है, वो संचालन की प्रक्रिया हमारी प्रस्तावित है और वो कार्रवाई हो जाएगी। बस प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। मत संख्या 2 प्रमुख सचिव विधान परिषद। अभी नहीं लेंगे? कौन सा लेंगे? बताते नहीं हो पूरी बात आप। नहीं तो हम समझ नहीं पाए उसको, हम प्रश्न देख रहे थे, बताना चाहिए। अच्छा, नियम 39 का माननीय ध्रुवपाल त्रिपाठी जी ने दिया है कि उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 के पूर्व नियुक्त शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि का भुगतान न किए जाने के संबंध में माननीय सभापति कहना एक समय ले नहीं। श्रीचंद शर्मा जी, अभी ये नियम 39 का भी चर्चा हो रही है, आप बीच में समय मांग रहे हैं। मुझे व्यवस्था के प्रश्न के विषय में नहीं, व्यवस्था का प्रश्न इसके ये मत पूरा हो जाए फिर व्यवस्था प्रश्न। माननीय श्री ध्रुवपाल त्रिपाठी जी द्वारा नियम 39 का के अंतर्गत दी गई सूचना पूर्व में नियम 105 के अंतर्गत दिनांक 16 दिसंबर 2021 को सदन में पूछी गई थी, जिसका उत्तर सरकार द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, अतः मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं। माननीय नेता सदन
दिनांक 16/12/21 को नियम 105 के अंतर्गत दी गई सूचना के उत्तर से सदन को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें। माननीय सभापति जी, मैं निवेदन कर लूं कि इस प्रदेश का जो शिक्षक है, जो सहायता प्राप्त में है या सहायता प्राप्त, चाहे महाविद्यालय है, चाहे माध्यमिक विद्यालय है या संस्कृत विद्यालय है, उसके वेतन से 10% की कटौती होती है। अब वह जब सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसको उसका पैसा नहीं मिल रहा है। माननीय ध्रुव कुमार जी, आप कृपा पूर्वक तो सुन लें, जब आप समझेंगे माननीय तब सूचना स्वीकार है ना, वो हाँ, तो सदन में स्वीकार हो चुकी है सूचना जी 105 की पहले की जी, उस पर कार्यवाही अभी सदन को अवगत नहीं कराया है जी, तो नेता सदन को निर्देश दे दिए गए। आपकी कृपा को मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन के संज्ञान में तो ला दूं कि यह प्रकरण क्या है। तो मान्यवर वह जो है न अग्रिम ऋण पा रहे हैं, न तो अंतिम पा रहे हैं, न अनंतिम पा रहे हैं। यहाँ तक कि जो रिटायर हो रहे हैं, चाहे वह संस्कृत विद्यालय के अध्यापक हो, चाहे वह डिग्री कॉलेज के हो, चाहे वह माध्यमिक के हो, रिटायरमेंट के बाद अपने जीवन के गाढ़े कमाई से संचित धनराशि को आर्डर केवल लेकर के घूम रहे हैं, उनका भुगतान नहीं हो रहा। इसलिए इसको 105 में लगाया गया था और यह जो है मानवर एक साल से ऊपर 1 साल होने जा रहा है, लेकिन जो है अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर में नहीं हो रही, उनके विद्यालय में नहीं हो रही। माननीय नेता सदन जी, माननीय सभापति जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने विषय को उठाया है, यह आपके जो निर्देश हैं उसका पालन भी करेंगे और इस संबंध में आवश्यक निर्देश हैं और इस कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है और इसके बारे में जल्द से जल्द हम सदन में इसको प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ठीक है, ठीक है। इसकी जांच करा लेंगे तो बड़े बड़े जिम्मेदार इसमें नियम 115 की पहली सूचना है श्री पवन सिंह चौहान जी। माननीय लाल बिहारी जी, 1 मिनट का है सर। एक योजना सरकार ने चलाई है सर, बहुत अच्छी योजना, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना। इसमें रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि केवल एडेड और राजकीय के बच्चे ही इसमें प्रतिभागी होंगे। 20% जो उत्तर प्रदेश में है, 80% बच्चे जो अनएडेड विद्यालयों में पढ़ते हैं उस पर लागू नहीं होगा। लाल बिहारी जी, ये व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, बात को सुनेंगे नहीं। ये जो विषय है बात को सुनेंगे नहीं, इसको किसी नियम में दीजिए ना आप लिखकर। ये व्यवस्था का प्रश्न है, व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है इस तरह से। व्यवस्था का प्रश्न तो सदन की कार्यवाही से संबंधित ही होना चाहिए। ये भारत के संविधान। माननीय लाल बिहारी जी, व्यवस्था का प्रश्न जो है वो सदन की कार्यवाही से हमारा प्रश्न खत्म हो गया। सदन की में आप जो है उसको अरे भाई, आपको केवल लिखा देना है कि हमने बोल दिया। उलझा देते हैं सर, व्यवस्था का प्रश्न का करने नहीं देते हैं मान्यवर, उलझा देते हैं। माननीय लाल बिहारी जी, मेरा कहना यह है अरे कि भाई, भारत के आप सुनते नहीं हो। भारत की सारी समस्या ये है कि आप सुनते नहीं हैं। आप सुनने लगे तो समस्या का समाधान हो जाए। आप हमारी सुन लीजिए। आप मैं जब खड़ा हूँगा आप तुरंत आपत्ति कर। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं करते हैं। आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। ये बहुत सम्मान का विषय, सभापति पर उंगली नहीं उठा सकते आप, ये गलत है। ये संसदीय परंपराओं का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। पूरा सदन इसकी निंदा करता है। कृपया आप सदन की सर्वोच्च कुर्सी पर उंगली नहीं उठा सकते। नहीं बैठिए, कुर्सी है, अन्याय की कुर्सी नहीं है। माननीय लाल बिहारी जी, मैं कह रहा हूँ कि भारत के संविधान के आर्टिकल 14 की व्यवस्था का मैं प्रश्न उठा रहा हूँ कि भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में समता और समानता का अधिकार दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में समता और समानता का अधिकार दिया गया है। त्रिपाठी जी, आप लोग ये बताइए कि व्यवस्था के प्रश्न पर शिक्षा विभाग का विषय पूछा जाएगा क्या? किसी भी विभाग व्यवस्था का प्रश्न सदन की कार्यवाही से संबंधित पर ही पूछा जाता है। माननीय लाल बिहारी जी, ये सदन की कार्यवाही से संबंधित है। व्यवस्था का प्रश्न में आप प्रदेश की कोई समस्या नहीं उठा सकते।
माननीय सभा प्रदेश की समस्याएं उठाने के लिए और नियम हैं, उन नियमों में उठाइए ना इसको। माननीय सभापति जी, माननीय लाल बिहारी जी, नेता सदन खड़े हैं, कृपया बैठ जाइए। माननीय सभापति, नेता सदन की ये भी परंपरा है कि नेता सदन अगर खड़े हो तो बाकी सदस्यों को बैठ जाना चाहिए। व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई भी विषय नियम के अनुसार आवे वो समझ में आता है, लेकिन माननीय सदस्य कोई ना कोई विषय वह भी पीठ पर सवाल उठाते हुए ये जो उठाने का काम है, मैं आपके माध्यम से ये व्यवस्था देने का निवेदन करता हूं कि ये नियम के अंतर्गत आप उठाइए, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर नियम के विरुद्ध आप उठ करके और इस प्रकार की बातें करने लगेंगे, माननीय सभापति नेता सदन, आप तो नेता समाजवादी पार्टी से ये आग्रह कर लीजिए कि वो बात को सुन भी लिया करें और उसके बाद निर्णय यही आग्रह कर रहा हूं। वो जब बोलने खड़े होते हैं तो सुनते किसी की नहीं है। वो हेडफोन लगाए बगैर खड़े हो जाते हैं, जो स्पीड से भी निर्देश होता है उसको भी नहीं सुनते हैं, और नहीं सुनना और नियम के विरुद्ध आवाज उठाना मेरे समझ से गलत है। आपकी ये धारणा आइए लाइए, सरकार जवाब देने को तैयार है। अगर आपने ये धारणा बना ली है कि आपके खड़े होते ही पीठ आपको टोक देती है, तो ये धारणा आपकी गलत है। ये गलत है धारणा आपकी। आप अगर गलत विषय उठाएंगे, जो नियमों में उठना चाहिए उसको आप व्यवस्था के प्रश्न में उठाएंगे, तो पीठ नहीं टोकेगी तो कौन टोकेगा? जब नियमों के अंतर्गत भी हम उठाते हैं, अब अभी तो टोका जाता है। बिल्कुल नहीं टोका जाता है, कभी नहीं टोका जाता है। और आपके अलावा लाल बिहारी जी, आपके अलावा आपके दल का भी कोई सदस्य कह दे अगर कि उसको टोका जाता है, तो फिर मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। बैठिए उमेश जी, नहीं बैठिए श्रीचंद जी। श्रीचंद जी क्या कहना है? अब 115 हो जाने दीजिए, पूरी 115 हो जाने दीजिए। बता दीजिए एक लाइन का मामला बताइए। तो लिख के क्यों नहीं दिया आपने? नहीं, वो 1 मिनट का विषय है, मैं तो आपको कह देता हूँ। थोड़ा सा विषय ये है मान्यवर कि हमारी जो ये कार्यसूची है, इस कार्यसूची में जो काल गणना की चर्चा ऊपर की जाती है, इसमें शक संवत और ईस्वी सन दिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ बड़ा प्रतिष्ठित और पुराना संवत है विक्रमी संवत, उसकी चर्चा इसमें होनी चाहिए। ऊपर लिखा जाना चाहिए इसमें गुरुवार आश्विन कृष्ण पक्ष द्वादशी विक्रमी संवत 2079। विक्रमी संवत ईस्वी सन से भी 57 साल पहले आरंभ हुआ था और शक संवत ईस्वी सन के 78 साल बाद आरंभ हुआ था। इनमें 135 साल का अंतर है। ये भारतीयता का बड़ा प्रभावी संवत है विक्रमी संवत। इन राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था, जिनका राज्य पूरे भारतवर्ष के अलावा पूरे मिस्र पर, संयुक्त अरब अमीरात पर, इराक, ईरान, इन सारे राज्यों उनका राज्य था। तो उनके नाम पर शुरू हुआ, उनके द्वारा शुरू किया गया संवत 2000। श्रीचंद शर्मा जी, जो हमारे यहाँ सदन भी इसमें सहमत होगा, जो कार्यसूची में हमारे यहाँ है, ऐसी ही स्थिति विधानसभा में भी लिखी जाती है और लोकसभा राज्यसभा में भी ऐसा ही लिखा जाता है। मानवर सदन व्यवस्था बनाने के लिए नहीं, सदन जो है सदन परंपराएं तोड़ने के लिए नहीं है। नहीं, परंपराएं बनाने के लिए भी है। जो परंपरा यहाँ से बन जाएगी, पहले जो ठीक है, देखेंगे उसको देखेंगे। उस पर मुझे लगता है सदन के सदस्यों की भी सहमति देखेंगे, पूरा सदन सहमत है, तो इसमें सहमत है, उसको देखेंगे। विक्रमी संवत को इसमें आरंभ किया जाए साहब, ये बड़े अच्छा है हमारे लिए। 1 मिनट बैठिए। पूरे नेता संवत इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसको देखेंगे। 115 की पहली सूचना है माननीय पवन सिंह चौहान, पढ़ दीजिए। माननीय सभापति जी, पढ़ी मानी जाए। सूचना नहीं है, पढ़ी माने प्लीज। आइए, सूचना लगा के आप लोग सूचना रखते नहीं है पास में। माननीय सलिल बिश्नोई जी, सभापति जी पढ़ दें। कानपुर के औद्योगिक क्षेत्र विशेषकर पनकी व दादानगर क्षेत्र की सड़कें बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा क्षेत्र के नालों की सफाई न होने के कारण सड़कों एवं फैक्ट्रियों में जलभराव हो जाता है, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता एवं गरीब मजदूरों को फैक्ट्रियों में जाने आने में काफ़ी कठिनाई हो रही है।
उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराए जाने हेतु क्षेत्रीय जनता के द्वारा कई बार लिखित एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दी गई, किंतु आज तक उक्त सड़कों का निर्माण किए जाने के संबंध में कोई कार्रवाई संभव नहीं हो सकी है, जिससे वहां के निवासियों एवं गरीब मजदूरों को काफ़ी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। अस्तु लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद कानपुर नगर के औद्योगिक क्षेत्र विशेषकर पनकी व दादा नगर क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों को मरम्मत कराए जाने की तत्काल अविलंब आवश्यक कार्रवाई हेतु आपसे मांग करता हूँ। सदन से मांग। पवन सिंह चौहान जी की और सलिल बिश्नोई जी की शासन को आवश्यक कार्रवाई हेतु संदर्भित तीसरी सूचना है श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। माननीय सभापति महोदय जी, मैं सदन का ध्यान नगर विकास विभाग द्वारा जनपद लखनऊ में संचालित इलेक्ट्रॉनिक नगर बस सेवा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। उक्त संचालित नगर बस सेवा में से पूर्व में लखनऊ के राजाजीपुरम से प्रातः सुबह 9:05 राजाजीपुरम से विधानमंडल सचिवालय के कर्मचारियों को लेकर आती थी एवं विधानमंडल सचिवालय से सायं समय 6:10 बजे राजापुरम की ओर जाती थी, जिससे सचिवालय के कर्मचारियों को कार्यालय आने जाने में काफ़ी सुविधा रहती थी। वर्तमान समय में इस सुविधा को प्रबंध निदेशक नगर विकास एसी इलेक्ट्रॉनिक नगर बस सेवा द्वारा ये बस सेवा बंद कर दी गई है, जिससे कर्मचारियों को सचिवालय समय से आने जाने में विशेषकर महिला कर्मचारियों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उक्त बस सेवा को संचालित कराए जाने हेतु सूचना सदन में प्रस्तुत करता हूँ। अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर हम सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग करता हूँ। शासन को आवश्यक कार्रवाई हेतु संदर्भित करते हैं। अगली सूचना श्री जितेंद्र सिंह सेंगर। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान वर्तमान समय में हो रही भीषण बारिश के कारण किसानों की फसल की हो रही क्षति का सर्वेक्षण कराकर बीमा कंपनियों के द्वारा अंतरिम सहायता प्रदान न किए जाने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। वर्तमान समय में चित्रकूट मंडल के बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा जिला के विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामों के किसानों के द्वारा खरीफ की फसलें उर्द, मूंग, तिल, मूंगफली की बोई की गई, जिसमें से कुछ की कटाई हो गई थी तथा कुछ पकी खड़ी हुई थी, किंतु अधिक बारिश होने के कारण 90% से अधिक फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे किसानों को बहुत बड़ी क्षति हुई है। उक्त फसलों की क्षति के कारण गरीब किसान भुखमरी के कगार पर आ गए हैं, जिसका सरकार द्वारा कोई भी मुआवजा न दिए जाने से किसानों में काफ़ी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। अस्तु लोक महत्व को सुनिश्चित विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए चित्रकूट मंडल के बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा जिले के विभिन्न ग्रामों के अंतर्गत क्षतिग्रस्त हुई किसानों की फसलों का जिलाधिकारी के माध्यम से सर्वेक्षण कराकर अंतरिम सहायता प्रदान किए जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने की मांग करता हूँ। शासन को आवश्यक कार्रवाई है संदर्भित श्री रविशंकर सिंह पप्पू भैया, पढ़िए। का ध्यान जनपद बलिया शहर के इस तरह जाम लग रहा है कि पूरा शहर परेशान है। जनता को आने जाने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है। बलिया शहर के जगदीशपुर पानी टंकी से लेकर कासिम बाजार होते हुए चीतू पांडे चौक तक दोनों तरफ पटरियों पर पूरी तरह अतिक्रमित कर लिया गया है, जिससे पैदल चलना भी संभव नहीं हो रहा है। अतः लोक महत्व के विषय पर मैं सदन के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई कराई जाने की मांग करता हूँ। शासन को आवश्यक कार्रवाई है संदर्भित। अगली है श्री भीमराव अम्बेडकर जी। से मैं सदन का ध्यान जनपद उन्नाव के विकासखंड नवाबगंज के ग्राम पंचायत सेठसा में विद्युत व्यवस्था के बदहाली की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राजीव गांधी विद्युत परियोजना के अंतर्गत ग्राम में ग्रामवासियों के लिए निःशुल्क विद्युतीकरण 25 kVA का ट्रांसफार्मर रखा गया था। उक्त क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि के कारण 25 kVA के ट्रांसफार्मर से वांछित क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अधिक लोड होने के कारण ट्रांसफार्मर बार बार जल जा रहा है तथा विद्युत पोल में लगे पुरानी विद्युत तार जर्जर एवं टूटे, जिससे विद्युत तारों में आए दिन शॉर्ट सर्किट होता रहता है, जिसके कारण ग्राम एतवारपुर से ग्राम सिरसा तक विद्युत ट्रांसफार्मर जर्जर तारों की वजह से विद्युत व्यवस्था अत्यंत दयनीय, जिस कारण क्षेत्रीय जनता छात्र छात्राओं पठन पाठन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। बुजुर्गों को अंधेरे के कारण काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार शॉर्ट सर्किट होने से तार टूटकर सड़क पर गिर जाती, जिससे गाय भैंस आदि जान भी चली गई है। प्राय यह भी देखा जा रहा है कि अंधेरे का फायदा उठाकर अराजक तत्व भी वहां घूमते रहते हैं और क्षेत्र में 63 kV की ट्रांसफार्मर की अति आवश्यकता है। जिला प्रशासन
अतः लोकमत के सुनिश्चित विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए 25 kVA के स्थान पर 63 kVA ट्रांसफर लगाए जाने की मांग करता हूँ। शासन को आवश्यक कार्रवाई है संदर्भित। अब अगली सूचना है श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी, श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी जी, श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह जी, श्री CP चंद जी, श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी और श्री अविनाश सिंह चौहान जी। इनकी सूचनाएं बिना पढ़े शासन को आवश्यक कार्रवाई है संदर्भित करते हैं। हाँ, 6 सूचनाएं ली जाती हैं, आपकी सूचना पहले आ चुकी। सर पिछली कल भी नहीं आई सर, कल आपने कहा था कि आज देंगे। कल सर आपने कहा था आज देंगे, हमारी 115 सर आज देंगे। कल सर आपने कहा। अब ऐसा करिए, हमको ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसा करिए कल सूचनाएं दे दीजिए। और एक चीज़ और बता दें नए सदस्यों को भी कि कल अंतिम दिन है हमारा, तो अंतिम दिन सारी सूचनाएं ले ली जाती हैं, इसलिए सारे नियमों में सूचनाएं आप दे सकते हैं। अभी जैसे ये है कि 115 की 6 पढ़ाएंगे, 6 बिना पढ़े लेंगे, तो अंतिम दिन जितनी भी सूचनाएं आती हैं उसमें हम लोग सबकी सूचनाएं ले लेते हैं। या दलवार किसी नियम में है कि एक दल की इतनी सूचनाएं लेंगे, एक दल की 1 लेंगे, तो अंतिम दिन जो है इसमें रिलैक्स कर देते हैं इसको, कि नए सदस्यों के लिए। हाँ, लेकिन एक नियम में एक ही सूचना देंगे, इसका मतलब ये नहीं मानेंगे कि एक नियम में 2-2, 3-3 सूचनाएं दे देंगे। एक नियम में एक सूचना और हर नियम में एक सूचना दे सकते हैं। और 111 में मान लो एक दल की 111 में भी दीजिए एक दल की 1। हाँ। नियम 105 पहली सूचना है श्री लाल बिहारी यादव जी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, श्री नरेश चंद्र उत्तम जी, डॉक्टर मान सिंह यादव जी, आशुतोष सिन्हा जी, मुकुल यादव जी, शहनवाज खान जी। प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बढ़ाई गई फीस वापस लिए जाने के संबंध में। पढ़िए उत्तम जी, पढ़ेंगे आप। मानवर, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लगातार शिक्षा की गुणवत्ता घट रही है तथा शिक्षारत नवयुवकों को परेशान किया जा रहा है। इसी का जीता जागता उदाहरण है कि पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ना अब महंगा हो गया है। जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय में हर विभाग की फीस बढ़ा दी गई है। फीस में बढ़ोतरी की दर 400% है। इसे लेकर छात्रों में भारी आक्रोश है और वह लगातार सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, मुझे इसमें बीच में माननीय सदस्य निवेदन करना है, क्योंकि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ विषय है और यहाँ उठा करके राज्य विश्वविद्यालय का संबंधित विषय नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसलिए इस सूचना पे कोई चीज़ पे चर्चा करना स्वीकार करने योग्य नहीं है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि माननीय उत्तम जी, का मामला है। माननीय उत्तम जी, मानवर, आपने मुझे पढ़ने का निर्देश दिया 105 की सूचना में। पढ़ दीजिए, आप पढ़ दीजिए। फीस में बढ़ोतरी की दर 400% हो गई है। इसे लेकर छात्रों में भारी आक्रोश है और वो लगातार सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में एक प्रदर्शनकारी छात्र ने आत्मदाह की भी कोशिश की है। कुल मिलाकर फीस वृद्धि के मसले पर प्रयागराज में माहौल बहुत ही खराब है। छात्रों का कहना है कि फीस में बढ़ोतरी के बाद विश्वविद्यालय में गरीब छात्रों का पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फीस बढ़ोतरी की अधिसूचना भी 14 सितंबर 2022 को जारी कर दिया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक बीए की फीस 975 रुपए से बढ़ाकर 3,901 रुपए कर दी गई है। हालांकि ये बिना लैब वाले विषयों के लिए है। बीए के जिन विषयों में लैब वर्क शामिल है उनकी फीस 4,115 रुपए कर दी गई है। बीएससी के लिए फीस 1,125 रुपए से बढ़ा करके 4,151 रुपए कर दी गई है। बीकॉम की फीस भी 975 रुपए थी,
जो अब बढ़ा करके 3,901 रुपए हो गई है। बीकॉम की 1,561 रुपए फीस थी, जो बढ़ा करके 4,901 रुपए हो गई है। इसी तरह एलएलबी की 1,275 रुपए से बढ़ाकर 4,651 रुपए हो गई है। इसी तरह एलएलएम की 1,561 रुपए से बढ़ाकर 4,901 रुपए हो गई है। और पीएचडी के लिए भी फीस जो 501 रुपए थी, 500 रुपए से बढ़ाकर लैब वाले विषयों के लिए 15,000 रुपए कर दी गई है और 800 रुपए बिना लैब वाले विषयों के लिए 15,300 रुपए कर दी गई है। अतः यह लोक महत्व के अविलंबनीय विषय पर माननीय सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं।